ड्रामा के स्टार्ट में हम एक ओल्ड अंकल को देखते हैं जो अपने स्टूडेंट से कह रहे होते हैं कि प्लीज माउंटेन छोड़कर मत जाओ, माउंटेन छोड़कर मत जाओ। लेकिन वो बार बार कह रही होती कि मुझे तो जाना पड़ेगा क्योंकि मुझे चेक करना है। मेरी बहन ने बहुत दिनों से मुझे लेटर नहीं लिखा है। जो डॉक्टर होते हैं कहते हैं कि तुम्हारा इस तरह वहां से जाना सही नहीं रहेगा, अभी तुम नहीं जा सकती हो। कहती मैं तो जाऊंगी। तब यहाँ पर डॉक्टर बताते हैं कि तुम्हारा जाना वहां पर वर्जित है क्योंकि तो इसके पीछे एक हिडन स्टोरी है। कहती कौन सी स्टोरी? पता चलता है कि जब उसकी माँ प्रेग्नेंट थी तब उन्होंने 2 बेटियों को जन्म दिया था। वहां पर उसके फादर इस बात से बहुत खुश थे, लेकिन जब मेडिकल डॉक्टर उन दोनों बच्चियों को देखते हैं तो कहते हैं कि जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है क्योंकि तुम्हारे घर में 2 लोटस फ्लावर ने जन्म लिया है, एक यिन है एक यांग। क्योंकि तुमने अपनी जिंदगी में जनरल हो तो बहुत लोगों को मारा है, तो दोनों सरवाइव नहीं कर पाएंगी। जनरल कहते हैं आप कुछ तो करिए, आप तो मेडिकल डॉक्टर हैं, प्लीज मेरी बेटियों को बचा लीजिए। कहते हैं ठीक है, ये फेट है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। सिर्फ एक ही चीज हो सकती है कि मैं एक को अपने साथ लेकर जा सकता हूँ, लेकिन इसके पीछे तुम्हें बहुत सारी चीजों का पालन करना पड़ेगा। 16 साल तक तुम अपनी बेटी से नहीं मिल सकते हो। 17वें साल तक अगर सब कुछ सही रहा तो कोई भी खतरा नहीं होगा तुम्हारी दोनों बेटियों पर। कहते हैं ठीक है। इधर ओल्ड मेडिकल डॉक्टर कह रहे होते हैं मत जाओ मत जाओ, लेकिन तभी उसकी बहन का लेटर आ जाता है। कहती है देखो ना मेरी बहन का लेटर आ गया। पता चलता है कि आज सुबह ही उसकी बहन की डेथ हो गई किसी बीमारी की वजह से। मेडिकल डॉक्टर को छोड़कर जाने लगती है अपने घर। रास्ते में मुलाकात होती है उससे एम्परर के छोटे भाई से, जिनका नाम मुरोंग फई होता है। मुरोंग फई के रास्ते में आकर जो है झाओ झाओ अपना घोड़ा रोक देती है, तो इस पर सैनिक कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बीच में अपना घोड़ा रोकने की। कहती है मेरी हिम्मत तो इतनी है कि मैं सेकंड डॉटर हूँ जनरल टैंक की, इसी वजह से तुम लोग मेरे रास्ते से हट जाओ। अंदर से मुरोंग फे कहते हैं अबे और आनंद रास्ते से हट जाओ, ये सच में उन्हीं की बेटी है। वो वहां से चली जाती है तो इस पर अबे कहता है कि मुझे तो पता चल रहा है कि उनकी बेटी की डेथ हो गई है, तो ये दूसरी बेटी कहाँ से आ गई? यहाँ पर मुरोंग फे कहते हैं कि र्यूमर सही थे, मतलब उन्होंने सच में 2 बेटियों को जन्म दिया था। तो इस पर अबे कहता है इसकी बहन की शादी प्रिंस से तय हुई थी और अचानक उसकी डेथ हो गई, जरूर इसके पीछे कुछ न कुछ है। तो अनंत कहता है कि अपने काम से काम रखो ना, दूसरों के बीच में ज्यादा दखल अंदाजी मत करो। तुम्हें डॉक्टर को ढूंढना है ताकि हमारे प्रिंस जल्द से जल्द ठीक हो पाए। कहते हैं ठीक है ठीक है। यहाँ पर मुरांग फई अबे से कहते हैं जाओ और इस लड़की का पीछा करो, मुझे बताओ कि आखिर क्या चल रहा है। हम देखते हैं कि शोक सभा मनाई जा रही होती है, लेकिन पीछे से पहुंच जाती है छाओ छाओ। दरवाजा खुलता है तो नौकर डर जाता है कि देखो मिस आ गई मिस आ गई। सब कहते हैं तो डिजास्टर है ये, यहाँ पर क्यों आई है? कहती है मैं अपनी बहन के लिए आई हूँ, मेरी बहन के साथ जरूर कुछ ना कुछ हुआ है। सब कह रहे होते हैं तुम अपनी बहन की मरी हुई डेड बॉडी के साथ क्या करना चाहती हो? ग्रैंड माँ कहती है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, एक तो वो मर चुकी है ऊपर से तुम उसकी बॉडी के चेकअप करना चाहती हो। कहती है मैं सच में करूंगी क्योंकि मुझे शक है कि मेरी बहन को किसी न किसी ने हार्म किया है, इसलिए इन्वेस्टिगेशन करना जरूरी है। ग्रैंड मदर चिल्ला रही होती है कि तुम तो अपनी जिंदगी में कुछ कर नहीं पाई, माउंटेन में रही हो, कंट्री साइड में, तुम्हें क्या पता है यहाँ के रूल रेगुलेशन। मैं रूल रेगुलेशन सीखने नहीं आई हूँ, मैं बस अपनी बहन का पता करने आई हूँ। तब यहाँ पर उसकी माँ कहती है कि बेटा तुम ऐसा मत करो। कहती है कि आज मुझे जो भी रोकेगा उसे मुझसे लड़ाई करनी पड़ेगी। तो उसके फादर आ जाते हैं, कहते हैं ठीक है तो सबसे पहले तुम मुझसे ही लड़ाई कर लो, अगर जीत गई तो देखा जाएगा। जो कहती है कि जनरल अगर मैं जीत गई ना तो तुम मुझे चेक करने दोगे? कहता है हाँ ठीक है। अब वहां पर दोनों आमने सामने ही आ जाते हैं क्योंकि वो अपनी बेटी को हार्म नहीं करना देने चाहते थे। दोनों के बीच लड़ाई होती तो जनरल हार जाते हैं। उनमें सोचते हैं जनरल ये तो काफी पावरफुल है, मैंने इतना पावरफुल अभी तक किसी को नहीं देखा है, लेकिन मैं रिवील नहीं कर सकता कि ये इतनी पावरफुल है। कहते ठीक है जाओ चेक कर लो, तुम्हें क्या चेक करना है। लेकिन ग्रैंड मदर अभी भी चिल्ला रही होती हैं। वो जाती है अपनी बहन के पास और उसको जैसे ही देखती है तो उसे बहुत दुख होता है। तभी वहां पर जाओ जाओ के अंकल आ जाते हैं कि तुम ये क्या कर रही हो, चलो देख लिया ना अब इसको बंद करो। कहती है देखा है अभी चेक तो नहीं किया है, मैं डॉक्टर हूँ, मैं हर एक चीज चेक करूंगी उसके बाद बताऊंगी कि मेरी बहन को क्या हुआ है। तो सोचते हैं इसे तो मैंने पागल समझा था लेकिन ये तो काफी होशियार निकली। झाओ झाओ मन में सोचती है कि अपनी बहन की डेथ का तो पता लगा कर ही रहूंगी कि आखिर कैसे हुई। हाथ चेक करती पैर चेक करती लेकिन कुछ भी नहीं होता, ना ही कोई पॉइजन होता। कहती क्या सच में ये सडन इलनेस है क्या? लेकिन मुझे क्यों विश्वास नहीं हो रहा है, मुझे पता करना ही पड़ेगा कि आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है। वो इनर स्ट्रेंथ को चेक करती है तो देखती है पूरे बॉडी पर बस रेड रेड घाव के निशान है, मतलब सच में कोई उसे इलनेस हो गई थी। ग्रैंडमदर कहती है ये किस तरह का ट्रीटमेंट है, बताओ ये कैसे कर रही है? ये वापस आई है तो एक डिजास्टर लेकर आई है, देखना हम लोगों के लिए किसी खतरे से कम नहीं है। अंकल कहते हैं इसे यहाँ से भगा दो, इसे यहाँ से भगा दो। मदर और फादर मुझे अभी तो कुछ पता नहीं चला है, लेकिन सिस्टर की बॉडी में हर तरह के नीडल्स का उपयोग किया है, कुछ न कुछ तो स्ट्रेन जरूर है, मुझे पता नहीं चल रहा है लेकिन मैं जल्द ही पता लगा लूंगी। यहाँ पर अंकल की बेटी होती है जिसका नाम युटांग होता है। युटांग कहती है कि मेरी बहन का कोई भी मर्डर नहीं कर सकता, वो तो
मरी है। झाओ झाओ कहती है अंकल आप कुछ ज्यादा ही नहीं दखल अंदाजी कर रहे, कहीं आपने तो मेरी बहन को नहीं मार डाला। कहते पागल हो क्या, भला मैं तुम्हारी बहन को क्यों मारूंगा, मुझे क्या जरूरत है, वो मेरी बेटी जैसी थी। लेकिन इतनी ही देर में जो झाओ झाओ की माँ होती है ना वो बेहोश हो जाती है। पता चलता है कि जब से प्रेगनेंसी उनकी हुई थी तब से उन्हें एक इनर बीमारी हो गई थी। ग्रैंड माँ कहती है देखो देखो सच में डिजास्टर हो रहा है, आई नहीं किया और तबाही शुरू हो गई। जनरल कहते हैं मदर थोड़ी देर के लिए चुप हो जाओ। जाओ जाओ जब अपनी माँ को चेक करती है कहती है कि फादर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं माँ को एकदम ठीक कर दूंगी। उसके फादर कहते हैं लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड डिसीज है, आज तक कोई नहीं ठीक कर पाया। कहती कुछ नहीं होगा फादर, मैं अपनी मदर को ठीक कर दूंगी, जाकर बस उन्हें आराम करने के लिए कहो। वहाँ पर अंकल भी यूटोंग से कहते हैं माँ को ले। उसके फादर और मदर बहुत खुश होते हैं कि मेरी बेटी ने कितनी अच्छी शिक्षा ली है। फादर को दवा देती है कि जल्द से जल्द माँ के लिए ले आना। झाओ झाओ पूछती है माँ आपको किसी के ऊपर शक है जो मेरी बहन को मार सकता है। उसकी माँ कहती है कि नहीं, 1 मंथ पहले एम्परर ने खुद तुम्हारी सिस्टर की शादी प्रिंसेस से तय की थी, 3 दिन बाद ही तुम्हारी बहन की सडन इलनेस की वजह से डेथ हो गई, कोई भी नहीं जानता ये कैसे हुआ। उसके फादर कहते हैं जिसने भी मेरी बेटी को मारा होगा ना मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मैं उसे मार डालूंगा। उसकी माँ कहती है अभी कुछ मत करो, वैसे भी तुम्हारे पीछे लोग पड़े हुए हैं, तुम्हारी पोजीशन जनरल की है, इस तरह तुम और भी फंसते जाओगे। दूर से अबे ना पूरी तरीके से नजर रख रहा होता है झाओ झाओ पर। लेकिन झाओ झाओ को पता चल जाता है कि कोई उसके ऊपर नजर रख रहा है तो वो उसको दौड़ा के पकड़ लेती है और मारने लगती है। कहती है कि यहाँ पर क्या करने आए हो, ये जनरल मेंशन है। कहते मैं तो घूम रहा था तो आ गया। झाओ झाओ कहती है तुम कहोगे मैं मान लूंगी। कहता है नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। वो फिर से मारती उसको नीचे गिरा देती है। कहता है बस मैं ऐसे ही आया था, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे पता चला था कि तुम ट्रीटमेंट बहुत अच्छी करती हो तो इसी वजह से आया था। कहती है कि हाँ मैं ट्रीटमेंट बहुत अच्छी करती हूँ, तुम्हारी भी बहुत अच्छी कर सकती हूँ, मार के फेंक दूंगी पता भी नहीं चलेगा। कहता नहीं नहीं मिस, मेरे मास्टर हैं जिनको बहुत बड़ी बीमारी हो गई, वो आज तक ठीक ही नहीं हो पा रहे, उनकी बॉडी में पॉइजन फैला हुआ है, क्या तुम उसे ठीक कर सकती हो। कहती है कि नहीं बिल्कुल नहीं ठीक कर सकती हूँ, मैं तुम्हें भी माफ नहीं कर दूंगी और तुम्हारे मास्टर को भी माफ नहीं करूंगी जो मुझ पर नजर रखने को कह रहा है। कहता है प्लीज प्लीज मिस एक बार चलिए। कहती चलो कौन से है तुम्हारे मास्टर। इधर हम देखते हैं कि अनन कह रहा होता है मैजिस्ट्री से कि आप कुछ खा लीजिए, आपके लिए ड्रिंक की व्यवस्था करूं। हाँ ड्रिंक की व्यवस्था करो क्योंकि गेस्ट आने वाले हैं। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है लेकिन अबे तो जो है झाओ झाओ को लेकर आ रहा होता है। कहते अंदर आ जाओ। जैसे अंदर आती तो धक्का मारते हुए उसको लेकर आती है। मन में सोचती कितना बड़ा महल है, क्या ये अपना इलाज भी नहीं करवा सकता है, और ड्रॉर तो खुला रखा था, क्या सच में इसे लगता था मैं आने वाली हूँ। वहां पर जाती है, कहती है कि मास्टर बताइए क्या हेल्प कर सकती हूँ। तो वहां पर बताते हैं कि मेरी बॉडी बहुत ही वीक है, मुझे इलाज की जरूरत है। आ जाओ कहती है अगर बीमार हो तो डॉक्टर को दिखाओ, यहाँ पर क्यों बैठे हुए हो। पीछे मुड़ती अबे से कहती है तुम जरूर स्पाई हो, जनरल मेंशन की सिर्फ खबर लेने आए थे ना, मैं अभी तुम्हें मार डालूंगी। कहता नहीं नहीं मैं सच बता रहा हूँ। तब यहाँ पर मास्टर कहते हैं कि मैंने इसे भेजा था, जरूर आपको ट्रबल क्रिएट हुई उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। वो पीछे मुड़ते तो पैरों की तरफ देखती है। कहती है इसके तो दोनों पैर बिल्कुल काम के नहीं है, मतलब सच में ये बीमार है। कहती है कि मास्टर चलिए अपने मुंह से ये मास्क हटाइए, मैं आपका इलाज कर दूंगी। कहता है नहीं नहीं मैं मास्क नहीं हटा सकता हूँ, तुम बस मेरी पल्स देख लो और बताओ मुझे क्या बीमारी है। कहती है मेरी कंडीशन है, जब तक मास्क नहीं हटाओगे मैं तुम्हारा इलाज नहीं करूंगी। कहता है मास्क मैं नहीं हटाऊंगा। कहती है अरे इतना क्या टेंशन ले रहे हो, तुम कितने भी हैंडसम हो, कितने भी अच्छे हो या कितने भी गंदे हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे लिए पेशेंट बस पेशेंट है। कहती है हटाओ जल्द से जल्द अपना मास्क। लेकिन वो मास्क नहीं हटाते। तो कहती है ठीक है अगर मास्क नहीं हटा सकते ना तो मुझे 1000 सिल्वर टेल्स चाहिए। कहता है अबे और अनन इनके लिए 1000 सिल्वर टेल्स ले आओ। मन में खुश हो जाती है कि वाह 1000 सिल्वर टेल्स, चलो सही है। कहती है लेकिन इतना याद रखो मैं लौटाती नहीं हूँ, बस एक बार जो पे हो गया, लेकिन अगर दोबारा इलाज के लिए बुलाया ना तो थोड़ा बहुत माफ कर सकती हूँ। लेकिन अचानक से मैजिस्ट्री के मुंह से ब्लड निकलने लगता है तो दोनों खुद देते से रोने लगते हैं कि देखो देखो मेरे मास्टर को क्या हो गया, अब तो ये बचेंगे ही नहीं। कहती है हटो तब मैं चेक करूँ ना। कहते हैं कि तुमने मेरे मास्टर को ये तकलीफ पहुंचाई, हम लोग पैसे लेने गए उतनी देर में तुमने मेरे मास्टर को पॉइजन दे दिया। कहती है कि क्या एविडेंस है तुम्हारे पास, बताओ। कहते मेरे मास्टर एकदम ठीक थे, अचानक से ये कैसे हो गया। कहते तुम दोनों अपना मुंह बंद रखोगे ना तभी तो चेक करूंगी कि तुम्हारे मास्टर को क्या हुआ। लेकिन दोनों बोले जा रहे थे कि तुम्हारी मेडिकल स्किल बिल्कुल काम की नहीं, इसी वजह से मेरे मास्टर की ये हालत हो गई। क्या कहती है झाओ झाओ अनन को ब्लॉक कर देती है क्योंकि वो ज्यादा ही मास्टर की चिंता कर रहा था। कहती है अब चुप बैठो, अब कुछ नहीं, तुम हिल भी नहीं सकते, बस मुंह चलाओ जो चलाना है। सामने बैठ जाती है। कहती है मास्टर चलो अपने कपड़े निकालो, मैं देखना चाहती हूँ कि तुम्हें क्या बीमारी है। लेकिन वहां पर मैजिस्ट्री कह रहे थे प्लीज मेरे कपड़े मत उतारना। कहती है इतना क्या शर्माने की जरूरत है, मैं डॉक्टर हूँ। वहां पर अनन कह रहा होता है कि तुम मेरे मास्टर के साथ फ्लर्ट कर रही हो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। कहती है तुम चुप बैठो वरना तुम्हारे भी पूरे कपड़े निकाल दूंगी, बस सारा मामला यहाँ पर साफ हो जाएगा। अबे देख रहा होता है कि सच में झाओ झाओ ना कपड़े निकाल रही है तो अपना कुछ बोलने चलता है, लेकिन
लेकिन चुप हो जाता है कि कहीं उसी के कपड़े ना निकाल दिए जाएं। तुम मेरे कपड़े निकाल सकते हो, लेकिन सबसे पहले इन दोनों लोगों को यहाँ से हटाओ। जाओ जाओ कहती चलो अपनी आंखें बंद करो। आनंद कहता है मैं अपनी आंखें नहीं बंद करूंगा, क्या पता तुम मेरे मैजेस्टी के साथ क्या करो। उन दोनों को ब्लॉक से हटाती, उन दोनों को बाहर भेज देती है कि मैजेस्टी के कपड़े निकाल कर वो चेक करती है। यहाँ पर मैजेस्टी कहते हैं तुमने मेरे साथ क्या किया। कहती कुछ नहीं, पॉइजन तुम्हारी बॉडी में फैल चुका है। अच्छी बात है मैं आ गई हूँ, वरना बहुत ज्यादा टाइम लगता, ये तुम्हारे हार्ट तक पहुंच जाता, धीरे धीरे माइंड तक, और तुम्हारी डेथ हो जाती। लेकिन मैंने तुम्हें सेविंग पिल दे दी है, तुम कुछ दिनों तक जिंदा बचे रह सकते हो। मुझे बीच बीच में तुम्हें चेक करने के लिए आना ही पड़ेगा। तभी उधर से अबे फिर आ जाता है कि क्या सच में तुमने मेरे मास्टर को ठीक कर दिया, मेरे मास्टर के अंदर से पॉइजन निकल गया। कहती है कि हाँ अभी के लिए निकाल दिया, क्योंकि मेरे मास्टर ने ये ट्रिक सिखाई थी। कहते कौन से मास्टर। कहते माउंटेन में रहते हैं। उन लोगों को पता चल जाता है कि वो मेडिकल डॉक्टर हैं। यहाँ पर जो मैजेस्टी होते हैं कहते सच में क्या तुम उनकी डिसिपल हो। कहती हाँ। आप सर झुकाते हैं दोनों के दोनों सैनिक की, आप तो महान है, मैंने तो सोचा था कि आप कोई और है। कहती हाँ हाँ ठीक है, ज्यादा मेरे पे मक्खन मत लगाओ। यहाँ पर मैजेस्टी आनंद और अबे से कहते हैं लेडी को जो है इनके महल तक छोड़ाओ। कहती है नहीं नहीं मुझे छोड़ने की जरूरत नहीं। मोरंग फाई सोच रहा होता है ये पहली लड़की है जो मेरे स्टेटस को देखकर बिल्कुल भी मनी के लालच में नहीं है, वरना लड़कियों की आंखों में दिख जाता है कि वो किस तरह मनी के पीछे पड़ी रहती है। माँ न कहती है इतनी रात हो गई तुम अब आई हो, लेकिन ग्रैंड मदर उधर से निकलती है। कहती नील डाउन हो जाओ, इतनी रात में लड़कियों को बाहर जाना सही नहीं है। कहती मैं बाहर गई थी इलाज के लिए। ग्रैंड मदर कहती इस घर के कुछ रूल है तुम्हें मानने पड़ेंगे, मैं कोई भी नियम कानून नहीं मानूंगी। ग्रैंड मदर गुस्सा कर रही होती है, अगर नहीं मानोगी तो तुम्हें और भी सजा दी जाएगी। यहाँ पर उसके फादर कहते हैं झाओ झाओ के कि मदर प्लीज मेरी बेटी अगर कोई रूल नहीं मानना चाहती तो कोई बात नहीं। यू टोंग कहती है ग्रैंड मदर ये तो बिल्कुल हाथ से ही निकल गई है। तब ग्रैंड मदर कहती हैं झाओ झाओ की माँ से कि ठीक है जाओ आराम करो, सुबह मेरे पास आ जाना। यहाँ पर ग्रैंड माँ ने फैसला लिया था कि झाओ झाओ को घर के थोड़े नियम कानून सिखाए जाएंगे, इसलिए एक लेडी को बुलाया गया था। झाओ झाओ जाने लगती है तो वो लेडी आ जाती है कि चलो तुम्हें इस घर के कुछ कायदे कानून सिखाने हैं। कहती कौन से नियम कायदे कानून, मैं किसी नियम को नहीं मानती, मैं यहाँ से जा रही हूँ। वो लेडी आकर ग्रैंड माँ को बताती है कि सेकंड लेडी तो भाग गई, बोले मैं कुछ नहीं सीखूंगी। कहती है कि ठीक है उसकी माँ को बुला, वैसे भी शाम में बुलाया था अभी तक नहीं है। इधर हम देखते हैं झाओ झाओ भाग कर जाती है मैजेस्टी के पास कि आप ठीक है ना एकदम। कहते हैं हाँ पहले से ठीक है। पता चलता है कि उसने मैजेस्टी से कहा है कि उसकी बहन को किसने मारा है इसका पता लगाओ। तो मैजेस्टी ने थोड़ी बहुत नॉलेज पहले से ही पता लगा कर रखी थी कि जो तुम्हारी बहन है उनके साथ प्रिंस से फिक्स हुई थी, लेकिन थर्ड प्रिंस ने तुम्हारी बहन को कई बार मॉक किया, उन्हें उससे परेशान किया। उसके अंकल है ग्रैंड मदर है जो उसकी बहन युटांग है, जब से शादी फिक्स हुई थी हर रोज उसे बुली किया करती थी। मुरांग फे कहता है क्यों ना तुम अपने अंकल को सबसे पहले बुलाओ और उनसे पूछताछ करो। कहती है वो सबसे यूजलेस पर्सन है, उसको क्या पकड़ूं, मुझे नहीं लगता है वो किसी काम का। अबे कहता है कि हाँ हाँ मुझे लगता है ना कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। कि झाओ झाओ कहती है कि अबे चलो मेरे लिए काम करो, पता लगाओ कुछ। कहता है सुनो मैं तुम्हारे लिए काम नहीं करता हूँ, मैं तुम्हारा पर्सन नहीं हूँ। और वो अपना पीछे मुड़ करके खड़ा हो जाता है, लेकिन तुरंत ही यहाँ पर मुरोंग फई बोलते हैं कि चलो आज से तुम झाओ झाओ के लिए काम करोगे। कहता है क्या, लेकिन क्यों। अब वहाँ पर उसे जाना पड़ता है। वो जांच पड़ताल शुरू करती है यूटोंग से, क्योंकि यूटोंग उस घर की बेटी है और वही सबसे ज्यादा बुली किया करती थी। वो क्या करती है उसे एक पिल खिला देती है जिससे जो कुछ भी हुआ था ना वो भूल जाएगी, उसे लगेगा कि बस वो एक सपना है। उसके ऊपर पानी डालती है। कहती ये बताओ कि तुमने मेरी बहन के साथ ऐसा क्यों किया। वहाँ पर यूटोंग को ना उसके अंदर उसकी बहन ही दिखाई देने लगती है। कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया, सच में मैंने कुछ नहीं किया, बस मैं उससे जेलस थी क्योंकि वो क्राउन प्रिंस से शादी कर रही थी, मैंने उसे जरा सा भी हर्ट नहीं किया। लेकिन बार बार झाओ उसका गला दबा रही थी कि तुमने ही मेरी बहन को मारा, बोलो ना कि तुमने क्यों मारा क्यों मारा। कहती मैंने नहीं मारा नहीं मारा। बाहर अबे और आनंद कहते ये तो कितनी खतरनाक है, सच में लगता है कि कबूल करवा के ही रहेगी वरना जान से मार डालेगी। एम्परर भी अंदर बैठे हैं, पता नहीं क्या सोच रहे हैं, लेकिन मुझे तो इससे डर लगने लगा है। इधर वो लगातार गला दबा रही होती है दबा रही होती। कहती मुझे कोई आइडिया नहीं है, मुझे नहीं पता कि वो कैसे मरी, लेकिन जिस दिन फ्यूनरल था मैंने वहाँ नौकर को देखा था जो फ्यूनरल के आसपास की चीज का पता लगा रहा था। मुझे इस चीज का पता चल गया था, तो है मैं किसी से नहीं बता रही थी क्योंकि सब लोग मेरे ऊपर शक करते कि क्या पता मैंने भेजा हो। मैंने नहीं भेजा, बस मैं चाहती थी कि मैं क्राउन प्रिंस से शादी कर लूं, क्राउन प्रिंसेस बन जाऊं, बस मेरा इतना ही सपना था। मुरांग फई कहते हैं ठीक है इसको छोड़ कर आओ क्योंकि इसे ज्यादा देर यहाँ पर रखना सही नहीं है। इसको रूम पर छोड़ दिया जाता है और दासी जाती कहती है मिस क्या कर रही है, अभी तक जग रही है क्या। हम देखते हैं ग्रैंडमा ने झाओ झाओ की माँ को बुलाया था और नील डाउन करके बैठाया था,
पूरा दिन ही बीत चुका था लेकिन ग्रैंडमा ने उसकी माँ से उठने के लिए मना किया था। झाओ झाओ जाती है, कहती ये क्या हो रहा है। जो वहाँ पर नौकरानी होती बोल रही होती कि तुमने नील डाउन नहीं किया ना तो तुम्हारी माँ को नील डाउन करवा दिया गया। तुम्हें अच्छे से नियम कायदे कानून सिखाया नहीं गया। ये कितनी गलत बात है कि तुम्हारी माँ की गलती है ये। कहती मेरी माँ की कैसे गलती हुई। यहाँ पर ग्रैंडमा चिल्लाने लगती है कि तुम्हारे फादर की गलती है जो तुम्हें कुछ सिखाते नहीं है। कहती तो फादर को नील डाउन कराओ ना, मेरी माँ को क्यों नील डाउन करा रही हो। दासी बोलती है तुम्हें अपने बूढ़ों से बात करने की तमीज नहीं, इस तरह कोई बात करता है। झाओ झाओ उठती है और उस लेडी को एक तमाचा मार देती है। कहती है कि तमीज से रहो, मेरे सामने ना ज्यादा ऊंची आवाज में बात मत करो, नौकर हो तो नौकर की तरह रहो। ग्रैंड मदर कहती है तुम्हें तमीज नहीं कि कैसे बात किया जाता है, चलो नील डाउन हो जाओ। जैसे ही उसकी माँ फिर से नील डाउन होने जाती है तो झाओ झाओ कहती है मेरी माँ नील डाउन नहीं होंगी। ग्रैंड मदर कहती है तो ठीक है तुम नील डाउन हो जाओ। कहती है मैं भी नील डाउन नहीं होंगी। वैसे ग्रैंड मदर मैंने तुम्हारे घर का एक अन्न का दाना नहीं खाया, मैं बाहर ही थी। तुम्हारा क्या रिश्ता जो तुम मेरे ऊपर ऐसे हुक्म चला रही हो। कहती मैं तुम्हारी ग्रैंड माँ हूँ। कहती मैं तो नहीं मानती हूँ कि तुम मेरी ग्रैंड माँ हो। कहती ठीक है जाओ और उसे 30 कोड़े मारो, तभी इसे समझ में आएगा कि कैसे क्या किया जाता है। कहती ठीक है कोई मुझे मार कर दिखाए 30 कोड़े। मन में सोच रहे होते हैं ये तो लोगों को मारती है, भला हम इसे कैसे मारेंगे। लेकिन कोई भी आगे बढ़ नहीं रहा होता उसे मारने के लिए। ग्रैंड मदर कहती तुम लोग नहीं मारोगे तो मैं ही इसे मारती हूँ। तब तक जनरल आ जाते हैं कि खबरदार मेरी बेटी पर हाथ उठाया तो। ग्रैंड मदर कहती तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की। जनरल कहते हो तो आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी और मेरी पत्नी से इस तरह से बात करने की। ये दोनों ही मेरे अपने हैं। आपने हम तीनों को कुछ नहीं माना, आपने हमेशा हम लोगों को नीचा दिखाया, जबकि मेरे भाई को हमेशा आपने अपनी पलकों पर बिठाया, उसकी हमेशा ही तारीफ की। अंकल कहते हैं तुम ये क्या कह रहे हो भाई, मदर तो सबको एक जैसा मानती है। कहते हैं नहीं बिल्कुल नहीं मानती, जितना हो सकता है मैं सोचता हूँ कि सब कुछ सही रहे, एक परिवार में रहे। लेकिन जिस तरह से आपका रवैया है मुझे लगता है कि हम लोगों को अलग हो जाना चाहिए। ग्रैंड मदर बैठ जाती हैं। अंकल कहते हैं कि आप चिंता मत करिए, ये बताइए कि इस घर की जिम्मेदारी आप किसको देना चाहती हैं, अभी भी भाई को देना चाहती हैं क्या। ग्रैंड मदर कहती है जिस तरह का इसका रवैया है मुझे नहीं लगता है इसको देना पड़ेगा, मुझे लगता है कि उसको अभी रहने दो, तुम्हारा बेटा होगा आगे चलकर तो उसको देंगे। कहते ठीक है। तीनों बैठे हुए होते हैं तो उसकी माँ कहती है तुम्हें अपनी बहन के बारे में कुछ पता चला। जहाँ पर वो बताती है कि हाँ मुझे कुछ लीड मिली है, मुझे वहाँ पर एक सर्वेंट मिला था। उसके फादर कहते हैं ठीक है मैं चेक करके बताता हूँ कि कौन गया था वहाँ पर। कहती है कि हाँ माँ आप अपनी दवा टाइम पर लेते रहिए वरना ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी। इधर हम देखते हैं मार्केट का सीन जहाँ पर थर्ड प्रिंस जो होते हैं ना वो खड़े हुए होते हैं और वहाँ पर थर्ड प्रिंस को पता चला था कि टैंग मोमो की सिस्टर झाओ झाओ आई है। वो भी बहुत अच्छी लगती है तो ताकि वो उसको अपने प्यार में ले सके, वो उसके प्यार में पागल हो जाए। जैसे टैंग मोमो उससे प्यार करते थे वैसे वो उससे प्यार करने लगे। तो वहाँ पर उसका दोस्त और सब मिलकर प्लान बनाते हैं कि हम जाकर उसे छेड़ेंगे, आप आकर बचाना, आप उसकी नजर में हीरो बन जाओगे। कहते ठीक है जाओ। उधर से झाओ झाओ आ रही होती है तो उसका दोस्त जाता है, कहता है तुम कितनी अच्छी हो, चलो ना मेरी कॉन्कोबाइन बन जाओ, तुम्हें अच्छी सी लाइफ दूंगा। कहती है कि हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी ऐसे बात करने की। कहते हो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मैं एम्परर का बहुत खास हूँ, चलो सैनिकों इसे पकड़ लो, मैं इसे कॉन्कोबाइन बनाऊंगा। इधर हम देखते हैं कि जो मुरांग फई बैठे होते हैं तब यहाँ पर अबे आकर बताता है कि चलो चलो हीरो बन जाओ मास्टर, क्योंकि झाओ झाओ खतरे में है, आप उसको बचा लो। कहते हैं कि उसको मुझे बचाने की कोई जरूरत नहीं, वो खुद अपने आप को बचा लेगी। इधर जितने भी रास्ते में लोग होते हैं कहते हैं ये हर बार आ जाता है लड़कियों को छेड़ने, पता नहीं ये कैसा है, बेचारी इन अच्छी अच्छी लड़कियों को छेड़ता रहता है, आज तक इसे कोई सबक नहीं सिखा पाए। वो आदमी कहता है कि चलो ना मेरे साथ, लेकिन एक ही झटके में झाओ झाओ उसको मार कर गिरा देती है। दूर से प्रिंस देख रहे थे कि ये क्या किया तुमने, तो वो भी उसको मार कर नीचे गिरा देती है। झाओ झाओ कहती है कि तुम लोगों की इतनी हिम्मत की मुझे छेड़ने आए थे, तुम लोगों के अंदर जरा से भी कैपेबिलिटी नहीं है कि मुझसे कॉम्पिटिशन कर पाओ। तब यहाँ पर उसका दोस्त कहता है कि थर्ड प्रिंस बोलो ना, कुछ कुछ बोलो नहीं तो वरना हम लोगों की जान चली जाएगी। कहता है मैं कुछ नहीं बोलूंगा, तुम लोग जो करना है करो। वहाँ पर थर्ड प्रिंस खड़े हो जाते हैं, कहते हैं माफ करिएगा मैं तो बस आपको बचाने आ रहा था। कहती मुझे बेवकूफ मत बनाओ, मुझे पता है तुम सब दोस्त हो और यहाँ पर मेरे सामने चाल चलने की कोशिश कर रहे थे। कहते हैं नहीं ऐसी बात नहीं है, इतना याद रखो थर्ड प्रिंस की मैं तुम्हारा भी गला काट कर फेंक सकती हूँ, वैसे तुम्हारे दोस्त का ना मेन आइटम को ही मैं डैमेज कर देती हूँ जिससे कभी लड़कियों को छेड़ नहीं पाएगा, ना ही उससे बदसलूकी कर पाएगा। और वहां पर वो उसको एकदम घायल कर देती है और चली जाती है। तब थर्ड प्रिंस कहते हैं कि इंतजार करो, जैसे तुम्हारी बहन की डेथ हुई थी ना वैसे तुम्हारी भी डेथ होगी, बस तुम इंतजार करते रहो। जी इधर हम देखते हैं मुरांगफे बैठे हुए होते हैं, आती है झटके से ना बहुत तेज से ड्रिंक करने लगती है। क्या हुआ इतना क्यों परेशान हो रही हो। कहती कुछ नहीं, फालतू के लोग मिल जाते हैं दिमाग खराब किया करते हैं, वैसे तुमने मेरे 1000 सिल्वर टेल्स रख रखे हैं ना। कहते हैं कि हाँ रख रखे हैं चलो। कहती है ठीक है मुझे तुम्हें सही करना पड़ेगा तुम्हारे पैरों को, लेकिन मुझे एक बात करनी है, जैसे जैसे तुमने अपने दोनों सैनिकों का शॉर्ट फॉर्म रख रखा है, अब
अबे आनंद मेरा झाओ, तो क्या मैं तुमको अफई बुला सकता? मैजेस्टी कहते हैं अफई, क्या तुम सच में इस तरह का नाम मेरे लिए प्रेफर करना चाहती हो? दोनों सैनिक हंस रहे होते हैं कि क्या बात है, सच में ये तो पूरा जो है मैजेस्टी को अपने बस में ले रही है। मैजेस्टी कहते हैं हम दोनों का रिलेशनशिप ऐसा नहीं है कि तुम मेरा नाम रख सको, क्या फ्यूचर में शादी करने का प्लान है क्या? कहती है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं। कहते हैं ठीक है, लेकिन सबसे पहले तुम मेरे पैर ट्रीटमेंट करो। वो हाथ पकड़ लेती, कहती है ठीक है मैं आपके पैरों की जरूर ट्रीटमेंट करूंगी, चलो अपने कपड़े निकालो। जैसे ही कपड़े निकालने की बात करते तो अबे कहता है कि क्या यहीं पर कपड़े निकालने हैं क्या? आनंद कहता है कपड़े मत निकालना मैजेस्टी इसके सामने। कहते हैं तुम दोनों यहाँ से जाओ, मुझे अकेले में बात करनी है इससे। वो अंदर लेकर जाती है मैजेस्टी के कपड़े निकालती है, एक्यूपेंचर के जरिए ना मैजेस्टी को सही करने की कोशिश करती है। कहती है दवा लिख देनी है, टाइम से दवा देते रहना। ये कहता है कितनी गंदी राइटिंग है। आनंद कहता है हाँ सच में एकदम बेकार। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि झाओ झाओ जा रही होती है और सामने यूटोंग आ जाती है, लेकिन यूटोंग को कुछ याद नहीं होता है कि उसके साथ क्या हुआ है। बस वो जब भी झाओ झाओ को देखती है ना तो एकदम डर जाती। कहती है पता नहीं मैं इसको देखती हूँ तो मुझे इतना डर क्यों लगता है, और वहां से भाग जाती है। इधर हम देखते हैं अब झाओ झाओ अपनी दासी सुजुन से कहती है मैं यहाँ से जा रही हूँ और जल्दी वापस आ जाऊंगी, माँ से कहना मेरे लिए डिनर का इंतजार मत करे। जाती मैजेस्टी कुछ लीड मिली आपको, तब वहां पर मैजेस्टी बताते हैं कि हाँ थर्ड प्रिंस से काफी ज्यादा कुछ मिलता जुलता नजर आ रहा है, मुझे लगता है कि तुम्हें एक बार थर्ड प्रिंस से पूछना चाहिए। कहते हैं उस पागल इंसान के बारे में मुझे जरूर पता करना पड़ेगा। मैजेस्टी ने उस नौकर को पकड़ लिया था जो नौकर गया था डेड बॉडी के पास उसकी सिस्टर के, और पता चलता है वो थर्ड प्रिंस से रिलेटेड होता है। उसका एक हाथ काट कर ना थर्ड प्रिंस के दरवाजे पर टांग दिया जाता है। सब कहते हैं ये क्या है कि ये बात जो है पता चल जाती है जनरल को। जाजा मन में हंस रही होती है कि हाँ पता नहीं किसने किया, जरूर थर्ड प्रिंस ने किसी को बुली किया होगा तभी ये हुआ है। जनरल वहां से तुरंत चले जाते हैं। इन लोग कहती हैं जो है झाओ की माँ से बेटी डिजास्टर को रोकना ही पड़ेगा। अंकल कहते हैं हाँ सच में एक तरह से खतरा है हम सबको लोगों के लिए, देखो डे बाई डे क्या हो रहा है। अब क्योंकि ये खबर पूरी मैजेस्टी तक पहुंच चुकी थी तो वहां पर थर्ड प्रिंस बैठे हुए होते हैं और पहुंच जाती है। वहां पर झाओ झाओ अपने फादर जाती है, कहती थर्ड प्रिंस तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे तरफ ऐसे घूरने की, तुम्हारी आंखें फोड़ दूंगी, आंखें नीचे करो। तब थर्ड प्रिंस कहते हैं मैजेस्टी मैजेस्टी देखो आपके सामने ऐसी बातें कर रही है तो पीठ पीछे क्या बात करती होगी। जनरल कहते हैं माफ करिएगा मैजेस्टी, मैं अपनी बेटी को सही से सिखा नहीं पाया, वो कंट्री साइड में रही है इसी वजह से ऐसी बातें करती है। वो मैजेस्टी के सामने ग्रीट करती है तो मैजेस्टी उसको देखकर बहुत खुश हो रहे होते हैं कि चलो अच्छी बात है मेरे बेटे को कोई तो डरा रहा है, वरना ये तो किसी से नहीं डरता है। कहते हैं तो ये तुम्हारी बेटी है? कहते हैं कि हाँ प्लीज इसे माफ कर दीजिए, ये कुछ ज्यादा ही इस टाइम परेशान है अपनी बहन को लेकर। अब यहाँ पर झाओ झाओ खड़ी होती है, कहती है कि मैजेस्टी मेरी बहन को इस थर्ड प्रिंस ने मारा है। कहते हैं कि भला मैं क्यों मारूंगा, ये तुम्हारी फैमिली से कोई दुश्मनी नहीं है समझी। यहाँ पर जनरल खड़े होते हैं कि अगर तुमने सच में मेरी बेटी को मारना है तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। तब झाओ झाओ कहती है मेरे पास विटनेस है कि इसी ने मारा है मेरी बहन को। पर उस नौकर को बुलाया जाता है और कहा जाता है कि बताओ। थर्ड प्रिंस देखते हैं कि ये बोलने वाला है। कहते हैं इतना याद रखोगे अगर तुमने मेरे खिलाफ बोला तुम्हारी फैमिली अभी भी मेरे हाथों में है। वो सैनिक झूठ बोल देता है कि ये सब मैंने किया, थर्ड प्रिंसेस का कोई लेना देना नहीं है। मुरोंग फई आ जाते हैं। मैजेस्टी कहते हैं भाई तुम कैसे हो और तुम्हारी हेल्थ ठीक है ना? कहते हैं हाँ मैं ठीक हूँ। उस सैनिक को मारने की कोशिश करता है तो जाती है झाओ झाओ उसको बचा लेती है। कहती है कि इतना याद रखो कि अगर तुमने मुझे साफ साफ नहीं बताया तो डायरिया की वजह से तुम्हारी डेथ हो जाएगी। कहते हैं कि बस मैं वहां पर गया था क्योंकि थर्ड प्रिंस ने मुझे वहां पर भेजा था कि पता लगा के आओ कि सच में वो मरी है या नहीं मरी है। यहाँ पर थर्ड प्रिंस कहते तुम इसे फोर्स कर रहे हो। कहती फोर्स नहीं कर रही हूँ, अगर इसने नहीं बताया ना तो सच में इसको यहीं पर मार डालूंगी। वहां पर जो थर्ड प्रिंस होते खड़े होते कहते हैं तुम मेरे ऊपर सच में आरोप लगा रही हो, मैंने तुम्हारी बहन को नहीं मारा है। जनरल कहते तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को मारने की। अब थर्ड प्रिंस तो फंसते हुए नजर आ रहे थे। यहाँ पर मुरोंग फई भी कहता है कि बता दो आखिर क्या किया था। कहते हैं अंकल सच में मैंने इसकी बहन को नहीं मारा है, मैं नहीं जानता हूँ कि ये सब कैसे हुआ। हाँ मैं उसके पीछे जरूर गया था क्योंकि मैं उससे प्यार करता था, लेकिन उसकी इस तरह से डेथ हुई तो बस मैं पता लगाना चाहता था कि आखिर रियल वजह क्या है, मुझे भी तो पता चलता। मैं बस पता लगाने के लिए मैंने इस नौकर को भेजा था, बाकी मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। अंदर एक तरह का कीड़ा पनप रहा है तो मैंने टैंग मोमो से कहा था कि वो कीड़ा निकाल दे। सच में मैं इसीलिए बस उसके पास गया था, बाकी मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं तो बहुत एडमायर करता था टैंग मोमो को, वो मेरे लिए रिस्पेक्टेबल थी। यहाँ पर मैजेस्टी कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं नहीं जानता हूँ कि तुम थ्रोन के लिए तड़प रहे हो, तुम्हें मेरा थ्रोन चाहिए। कहते नहीं फादर ऐसी बात नहीं है, मैं कभी नहीं चाहता कि आपकी डेथ हो। तो झाओ झाओ कहते ठीक है अगर सच में तुम्हारे अंदर कोई कीड़ा है तो मैं अभी पता लगाती हूँ। वहां पर वो जब वो अपने एक पेंचर के जरिए प्रिंस की बॉडी को देखते हैं तो सच में कीड़ा निकलता है। कहती है कि मतलब तुमने मेरी बहन को नहीं मारा। कहते नहीं मारा मतलब नहीं मारा, और तुम क्या चाहती हो कि मैं क्या करूं?
मैजेस्टी कहते हैं ठीक है, तुम्हारी बेटी तो बहुत होशियार है, मेरी बेटी को सही भी किया है, उसके अंदर का कीड़ा निकाला है। तो मैं तुम्हारी बेटी को प्रिंसेस को उपाधि देता हूँ, लेकिन जिस तरह वो प्रिंस के वो मारने की कोशिश कर रही थी, प्रिंस को बार बार धमका रही थी, ये भी सहा नहीं जाएगा, इसी वजह से 20 कोड़े मारे जाएंगे। तुम मार खा लो या तो तुम्हारी बेटी। जनरल कहते हैं मैं मार खा लूंगा अपनी बेटी की वजह से। वहां से मुरंगफे भी चले जाते हैं कि आपने सही फैसला लिया। अनन कहता है कि आपको प्रिंसेस का पीछा करना चाहिए, पता नहीं वो क्या कर रही हो। कहती कुछ नहीं, चलो जल्द से जल्द मुझे घर छोड़ो, मुझे पता है कि वो सब मैनेज कर लेगी। इधर 20 कोड़े उसके फादर को पड़े होते तो झाओ झाओ ना पहले घर भाग कर जाती है। इधर हम देखते हैं घर में अलग ही बखेड़ा तैयार हो गया था, क्योंकि कोई भी उसकी माँ को माफ करने के लिए तैयार ही नहीं था कि सब तुम्हारी बेटी की वजह से हो रहा है। आज हम लोगों को सजा मिलेगी, क्या पता तुम्हारी बेटी ने थर्ड प्रिंस को प्रताड़ित करने की कोशिश की है तो हम सबके गले ही काट दिए जाए। ग्रैंड मदर कहती है कैसी बेटी को जन्म दिया है, एक डिजास्टर और एक की डेथ हो गई, दोनों ही बेकार थी। तो दासी जो होती है ना, वो मारने चलती है झाओ झाओ की माँ को, तो तक झाओ 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 आती है और उसको एक पैर मारती है, नीचे गिरा देती है कि खबरदार अगर मेरी माँ को हाथ भी लगाए। रास्ते में उसने अपने फादर के साथ ना एक प्लान बनाया था। कहती फादर अगर हम लोगों ने इस प्लान पे काम किया ना तो हम लोग आज सक्सेसफुल हो जाएंगे। उसके फादर कहते क्या करना है वो तरीका बताती है। इधर हम प्रिंस बॉर से मिलते हैं जो मैजेस्टी के सबसे फेवरेट बेटे होते हैं। कहते हैं कि मैजेस्टी मैंने सुना है कि वहां पर जो है टैंग मोमो की बहन आई है, उस हिसाब से मेरी शादी अब उससे हो जानी चाहिए अगर टैंग मोमो की डेथ हुई। मैजेस्टी कहते हैं नहीं, तुम्हारी शादी उससे नहीं हो सकती, ये फैसला उसका होगा कि वो तुमसे शादी करेगी या नहीं करेगी। हाँ, मैं तुम्हारी शादी को हामी जरूर दे सकता हूँ जब वो नेचुरल तुम्हारे प्यार में पड़ जाए। कहते ठीक है, मेरे पास मौका है, मैं उसे अपने प्यार में डालकर ही रहूंगा। इधर हम देखे घर झाव झाव आती है और कहती है तुम लोगों की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि मेरी माँ को हाथ लगाया। ग्रैंड मदर आप सच में मेरी माँ को इस तरह बुली कैसे कर सकती हैं। तब यहाँ पर ग्रैंड मदर कहती है तो क्या करूँ, यहाँ पर इंतजार करूँ कि मैजेस्टी के आदमी आए और हम लोगों का गला काटे, यहाँ से हम लोगों को निकाल दे। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तब उधर से जर्नल आ जाते हैं, धीरे धीरे आ रहे होते हैं। तो कहती है फादर इतने धीरे धीरे क्यों चल रहे हो, तेज तेज चलो, पता तो चले ना कि आपको कितना मारा गया है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि झाओ झाओ ने अपने फादर के साथ प्लान बनाया था कि घर चल के आप बताना कि आपको बहुत मारा गया है, इतना मारा गया है कि आप चल नहीं पा रहे हो, आपको इस फैमिली से पूरी तरीके से निष्कासित कर दिया जाएगा, इस सिटी से निष्कासित कर दिया जाएगा, आपसे सारी जमीन जायदाद भी ले ली जाएगी। इस तरह जब आप वहां पर करेंगे तो अंकल अपना असली रंग दिखाएंगे और खुद ही अलग हो जाएंगे, हम लोग अलग रहेंगे, हम लोगों को प्रिंसेस की उपाधि मिली, खूब सारा सोना भी मिलेगा। वहां पर अब उसके फादर अपनी बेटी के कहे अनुसार ही चलते हैं कि हम लोगों को सजा दी गई है। जाओ जाओ कहती है कि फादर अब क्या होगा बताइए ना, हम लोगों को तो बहुत मारा जाएगा। ग्रैंड मदर तो अपना पीछे हट जाती है, अंकल भी पीछे हट जाते हैं कि हाँ हम लोगों का कोई लेना देना नहीं है आपसे, आपसे हम दोनों अलग रहेंगे। फादर कहते हैं मैंने तुम्हें अपना भाई माना, माँ आप मेरी कितनी प्रिय हैं, तो आप मुझे अब ऐसी मुसीबत में कैसे छोड़ सकती हैं। तब यहाँ पर यूटोंग कहती है कि अंकल आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, हम लोगों को तो अलग अलग रहना ही पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों का तो कोई फ्यूचर नहीं है। प्रॉपर्टी के पेपर आते हैं, उसके फादर अंकल के अंगूठे लग जाते हैं। झाओ झाओ होती हंस रही होती तो यूटोंग कहती है कि ये हंस क्यों रही है, इतना कठिन फैसला हुआ है। तभी वहां पर इनॉच आ जाते हैं और बोलते हैं कि लेडी को प्रिंसेस की उपाधि दी गई है, इतना सोना और ये सब दिया गया है। कहती थैंक यू। यूटोंग कहती है तुमने मतलब झूठ बोला, यहाँ पर साजिश रची और खुद अलग हो गई। कहती हाँ अलग हो गई, तुम जैसी फैमिली के साथ रहना ही कौन चाहेगा। वैसे ग्रैंड मदर आप किसके पास रहना चाहेंगी, मैंने तो आपसे पहले पूछा था तो आपने कहा था अंकल के पास रहना चाहेंगे, तो ऐसा करो ना आप अंकल के पास ही रहो, मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। अंकल कहते हैं कि हम लोग भाई भाई हैं, हम लोग साथ में रह सकते हैं। जनरल कहते हैं बिल्कुल साथ में नहीं रह सकते, अगर आप लोगों ने ज्यादा फोर्स करने की कोशिश की तो मैं ये जगह ही छोड़कर चला जाऊंगा, मुझे तुम लोगों के साथ नहीं रहना है। तो झाओ झाओ अपनी माँ का हाथ चेक करती कहती माँ अब बिल्कुल आप ठीक हो गई हैं, कुछ अपनी बहन के बारे में और पता चला है। उसके फादर कहते क्या पता चला है बताओ। कहती है बस आप लोग डिनर कर लीजिएगा, मैं जल्द से जल्द आकर बताऊंगी। आ जाती है झाओ झाओ कहती आफ्री मैं आ गई, तुम ठीक हो ना, तुम रोज रोज क्यों नहीं आती। कहती मुझे इंपीरियल स्टडी में जाना पड़ता है, मुझे अपनी बहन के मर्डर का भी तो पता लगाना है। वैसे चलो काफी टाइम हो गया, तुम्हें चलने की कोशिश करनी चाहिए। वो हाथ पकड़ लेती है, आनंद और अबे दूर से देख रहे होते हैं। आनंद कहता है कि ये तो सच में एकदम प्रिंसेस बनने लायक है। अबे कहता है दोनों की जोड़ी कितनी अच्छी लगती है ना, काश दोनों साथ में ही रहे। यहाँ पर मैजेस्टी कह रहे होते हैं प्लीज मेरा हाथ मत छोड़ना। कहती है मैं नहीं छोड़ूंगी, मेरे ऊपर यकीन रखो। दोनों साथ में चल रहे होते हैं और पीछे से ना दोनों देख देख कर हंस रहे होते हैं कि कितना अच्छा नजारा है। इधर प्रिंस और पहुंच चुके होते हैं झाओ झाओ की माँ के पास कि मुझे तुम्हारी बेटी से मिलना है। कहती मेरी बेटी तो नहीं है, वो थोड़ी नॉटी टाइप है तो बाहर ही घूमा करती है। यहाँ पर प्रिंस को क्या लग रहा होता है ना कि ये झाओ झाओ की माँ मिलने नहीं दे रही है जानबूझकर अपनी बेटी से। कहते ठीक है, यहाँ पर मैंने सुना है एक पीच ब्लॉसम ट्री है, मैं क्या उसे देख सकता हूँ। कहती है कि हाँ जरूर चलिए।
यूटोंग गार्डन में खड़ी होती है, कहती है मैं एक दिन क्राउन प्रिंसेस बनूंगी और देखना इस झाओ झाओ को ना पीछे छोड़ दूंगी। वहां पर और प्रिंस जाते हैं, वो यूटोंग को देखते हैं तो उन्हें लगता है ना वही झाओ झाओ है। मन में क्या सोचते हैं यूटोंग, आज ये अपॉर्चुनिटी अपने हाथ से नहीं जाने दूंगी। वहां पर पूछते हैं कि क्या तुम इस घर की प्रिंसेस हो, कहती है कि हाँ मैं प्रिंसेस हूँ। अब प्रिंस को गलत फहमी हो गई होती है तो वो उसी को झाओ झाओ समझ लेते हैं। मन में सोचते हैं कितनी पागल है। इमरान भाई झाओ झाओ से कहते हैं कि मेरे पैर सही हो गए हैं थोड़ा बहुत, ये बात तुम किसी को मत पता चलने देना। कहती लेकिन क्यों, ये तो अच्छी बात है ना। अबे आता है, कहता है कि किसी ने मेरे मैजेस्टी को पॉइजन दिया था, वो एनिमी अगल बगल ही हो सकता है, इसी वजह से मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम ये बात का खुलासा करो। कहती ठीक है आप मुझ पर यकीन कर सकते हैं, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। उसे एक गिफ्ट दिया जाता है, वो बहुत ही महंगा जो है गाउन टाइप होता है। कहती है कि थैंक यू सो मच। अबे से मैजेस्टी कहते हैं जाओ और इसका पीछा करो। जाओ जाओ की दासी कहती है कि कितना महंगा ये है, आपको दिया गया है। लेकिन वो कुछ नहीं सुन रही होती है, दासी बस लगातार बोल रही होती है कि मिस आप एब्सेंट माइंडेड है, क्या हुआ है आपको। तब यहाँ पर झाओ झाओ कहती है कि स्वाजिन मैं तुमसे एक चीज पूछना चाहती हूँ, तुम मेरी सिस्टर की पर्सनल मेट थी, अगर तुम्हें कुछ ऐसा पता चला जिससे मेरी सिस्टर कुछ अजीब सा व्यवहार कर रही थी। वो कुछ नहीं बोलती, कहती मुझे कुछ नहीं पता है, मैंने कभी ध्यान दिया। अबे आता है, कहता है कि क्या हुआ मिस। कहती कुछ नहीं, तुम बाहर हो, कोई भी अंदर ना आने पता। कहती तुम बताओ, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। मिस को मैंने देखा था कि वो अजीब तरीके से व्यवहार कर रही थी, किसी ने उन्हें नशे की दवा दी थी। मैं उनके पास गई लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि तुम जाओ एंजॉय करो, मैं अभी आ जाऊंगी। उसके बाद जब वो घर आई तो मैंने उनसे कहा लो मैं तुम्हारे कपड़े चेंज कर दूं, तो वो अजीब सा व्यवहार कर रही थी, अपने सर बॉडी को बार बार पोंछ रही। उनकी बॉडी पर तरह तरह के निशान थे। मैंने उनसे पूछा भी क्या हुआ है लेकिन उन्होंने नहीं बताया। पता चला कि किसी ने उनके साथ मिसबिहेव किया है, वो प्रेग्नेंट हो गई थी। ये बात मिस को पता चल गई थी, इसलिए उन्होंने मुझसे कहा था कि मेरी बॉडी पर ना निशान बना दो, पेंट से निशान बना दो, ताकि लोगों को लगे ना कि मेरी जो डेथ है वो इलनेस की वजह से हुई। कहती तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। कहती मुझे बहुत डर लग रहा था, मिस से भी मैंने वादा किया था, इसी वजह से मैंने ऐसा किया। तभी हम देखते हैं अबे आता है और बोलता है कि प्रिंसेस आप कहाँ जा रही है। कहती है बहुत जरूरी काम है, मैं अभी आती हूँ। वहां पर वो कहकर जाती है कि जो है शाओजिन का ख्याल रखना। जाती अपनी बहन की कॉफिन पर, कहती सिस्टर मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे साथ मिसबिहेव हुआ है, लेकिन जो उसने भी तुम्हारे साथ ये किया है ना, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अभी वो जाती है फिर से मैजेस्टी के पास, कहती है मैजेस्टी मुझे तुम्हारी जरूरत है। कहती है क्या हुआ बताओ। वहां पर वो बहुत ही ज्यादा रो रही होती है। मैजेस्टी कहते हैं रोने की जरूरत नहीं है, क्या हुआ है तुम्हें। मन में सोचती है कि मैं अपनी बहन के बारे में बताऊंगी तो ये कहीं हर जगह ना फैलाते, मेरी बहन की बहुत बेइज्जती होगी। बहन छुपाना चाहती थी, वो बात इसे पता चल गई तो क्या होगा। कहती है मैं तो मुझे तुम्हें कुछ बताना है, लेकिन मैं सच में कैसे बताऊं। कहते ठीक है जब अच्छा लगे तब बता देना। कहती है मुझे थर्ड प्रिंस के पास जाना है। कहते चलो ठीक है लेकर चलता हूँ। थर्ड प्रिंस ना एक लड़की के साथ ना एंजॉयमेंट कर रहे होते हैं, तभी वहां पर झाओ झाओ को देखते, कहते तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अंदर आने की। वो तलवार रख देती है कि तुमने मेरी बहन के साथ जो किया है ना, तुम्हारा गला काट दूंगी। कहता है मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मैंने तुम्हारी बहन के साथ कुछ नहीं किया है, समझी। कहती है सच सच बताओ तुमने मेरी बहन के साथ क्या किया। कहते हैं हाँ, प्यार मुझसे करती नहीं थी, मैंने उसे लुक एंड पील दिया था जिसकी वजह से वो मेरे प्यार में पड़ गई। मैंने इतना ही किया क्योंकि मैं चाहता था कि मैं उससे शादी करूं, इससे ज्यादा मेरा उससे कोई लेना देना नहीं था। कहती है कि अच्छा अगर तुमने झूठ बोला होगा ना, देखना मैं तुम्हारा क्या हाल कर दूंगी। वो उसे एक पिल खिला देती है कि यहाँ से भागने की कोशिश मत करना, अगर भागने की कोशिश की तुम्हारा बुरा हाल करूंगी। अब हम देखते हैं थर्ड प्रिंस को सामने बैठाती है और बोलती है कि मुझे जानना है कि आखिर उस दिन बैंक्वेट में क्या हुआ था और तुम्हें किस किस पर शक है। कहता मैं तुम्हारे लिए काम थोड़ी ना करता हूँ जो बताऊंगा। कहती है कि बता दो, नौरी से बता दो, तुम इतने भी बुरे नहीं हो। मन में कहती हाँ तुम इतने बुरे नहीं हो जितना मैंने तुम्हें सोचा था। चलो बताओ वहां पर कौन कौन था। वो लिस्ट निकालता है और आधे लोगों के नाम पर ना रेड टिक लगा देता है। वो बार बार ना थर्ड प्रिंस से कह रही होती है कि तुम इतने बुरे भी नहीं हो। कहता है हाँ हाँ, कहीं मेरे प्यार में मत पड़ जाना, मैं इतना चार्मिंग हूँ। कहता आज के बाद हद से ज्यादा तारीफ किसी की मत करना। सेकंड प्रिंस भी नजर रखे हुए होते थर्ड प्रिंस और उस पर कि मुझे पल पल की जानकारी दो। घर आती है तो अपनी माँ को जब बताती है कि सिस्टर के साथ ये सब हुआ था तो उसकी माँ बहुत रोती है कि आखिर मेरी बेटी के साथ ये सब किसने किया। कहती है माँ एक बैंक्वेट का आयोजन किया करो, वहां पर सबको बुलाओ, पता तो चले। होते ही वो सारी तैयारी कर रही होती है और तैयारी करने की वजह से वो सो जाती है तो मैजेस्टी से मिलने नहीं जा पाती, बस इनविटेशन अब्बे के हाथों से भेज देती है। अब्बे जाता है, कहता है कि मैजेस्टी आपको बुलाया गया है, तो कहते हैं कि झाओ झाओ नहीं आई। तो इस पर मैजेस्टी थोड़ा उदास हो जाते हैं। अनंत कहता है कि तुम पागल हो, तुम जो है झाओ झाओ को क्यों नहीं लेकर आया। कहता है झाओ झाओ की क्या जरूरत थी, मैं तो आ गया ना। कहते हैं कि मैजेस्टी सुबह से इंतजार कर रहे थे कि झाओ झाओ आएगी झाओ झाओ आएगी। कहते हैं अच्छा झाओ झाओ का इंतजार कर रहे थे, कोई बात नहीं, उसे मैं लेकर ही आऊंगा। इधर हम
युटोंग को देखते हैं जो अपने फादर से कह रही होती है कि फादर ने प्रिंस ने मुझसे कहा है शादी करने के लिए। तो अंकल कहते हैं कि तुमसे वो शादी करेंगे? कहती है कि हाँ, अब वो सिस्टर की डेथ हो चुकी है तो वो मुझसे ही शादी करेंगे ना। कहते हैं ठीक है फिर, मेरी बेटी सही कह रही है। जैसे ही जो बाहर निकलती तो अबे कहता है मैजेस्टी की तबीयत बहुत खराब हो गई। कहती क्या हुआ है? भाग कर जाती, हाथ पकड़ती, कहती क्या हुआ है आपको, बताओ ना क्या हुआ है। और अबे और आनंद हंस रहे होते हैं। कहते तुम लोगों ने मुझसे झूठ बोला, इन लोगों ने मुझसे झूठ बोला, मुझे पता है कितना पसीना आ गया, मैं कितना डर गई थी, मेरी तो जान ही निकल जाती। मैजेस्टी कहते किस वजह से जान निकल जाती? कहती कुछ नहीं, बस ऐसे ही। कहते चलो ठीक है, मेरे आज एक पेंचर का टाइम है, अंदर लेकर जाती है, उसको सही कर देती। तो आज पहली बार जब वो देख रही होती है ना मैजेस्टी को, तो उसे बहुत अजीब लग रहा होता है, उसे हॉटनेस से फील हो रही होती है। कहती कपड़े पहनो अपने। और मैजेस्टी कहते क्यों कपड़े पहनूं? मैजेस्टी उसका हाथ पकड़ लेते, अपनी तरफ घसीट लेते और उसे किस कर लेते। कहती बदतमीज कह के तुमने मुझे किस क्यों किया? वो वहां से भाग जाती है। रास्ते में सेकंड प्रिंस की नजर ना एक झलक झाओझाओ पर पड़ती है। कहते ये तो टैंग मोमो की तरह लग रही है। सैनिक बोलता नहीं, वो टैंग मोमो नहीं है, वो तो मर चुकी है। इसकी वजह से झाओझाओ बहुत परेशान थी। उसकी माँ कहती क्या हुआ है? दासी कहती कुछ नहीं, जब से ये इलाज करके आई है मैजेस्टी का तब से थोड़ी परेशान है। इधर वो अपना पूरा तैयार हो जाती है। उधर से थर्ड प्रिंस और मुरोंग फई साथ में आते हैं। कहता भी मुरोंग फई अंदर जाते हैं। कहते आज क्या करने की कोशिश कर रही हो, मुझे बताओगे? कहती है एक चाल जिसके तहत मेरी बहन के मर्डरर सामने आ जाएगा। सब लोग स्वागत कर रहे होते हैं तो वहाँ पर सेकंड प्रिंस और जो है मुरोंग फई आते हैं। तो उन दोनों को साथ में सब लोग गपशप कर रहे होते हैं कि ये दोनों तो कभी साथ में नहीं थे, आज साथ में कैसे आ गए। दूर से सेकंड प्रिंस भी आते हैं। जैसे वो युटोंग को देखते हैं तो कहते हैं लो मैं तुम्हारे लिए हेयर पिन लेकर आया हूँ, तुम्हारा बर्थडे है ना आज, क्योंकि ये बैंक्वेट बर्थडे झाओझाओ के बर्थडे के रूम में रखा गया था। कहती है प्रिंस मेरा बर्थडे नहीं है। कहते तुम झाओझाओ हो कि नहीं हो? कहती नहीं नहीं मैं झाओझाओ नहीं हूँ। बहुत ही ज्यादा प्रिंस गुस्सा हो जाते हैं और मारने चलते हैं युटोंग को। तब यहाँ पर आ जाती है पीछे से झाओझाओ। कहते तुम जैसे लोग मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, जो वीक वुमेन को हमेशा ही परेशान करने की कोशिश करते हैं। प्रिंस कहते लेकिन इसने मुझसे झूठ बोला कि ये तुम हो। कहते झूठ बोला है क्या, तुम मारोगे? थर्ड प्रिंस तो इतना हंस रहे होते, इतना हंस रहे होते हैं कि सेकंड प्रिंस पागल है, कहीं भी आ जाते हैं बिना पता लगाए। सबको अंदर ले जाया जाता है। जाओ जो है सियाचिन से कहती है कि तुम ये दवा मिला देना सेकंड प्रिंस और सब में, जिसके ऊपर ये असर होगा मैं जान जाऊंगी कि वो बहुत ही ज्यादा मतलब लड़कियों का शौकीन है। जो लड़कियों का शौकीन होगा शायद वो भी मेरी बहन के साथ ये सब कुछ कर सकता है। इधर हम देखते हैं युटोंग बहुत रो रही होती है कि उसकी कितनी बेइज्जती हो गई लोगों के बीच में। तो वो क्या करते हैं ना, वो ड्रग मिला देती है कि अगर सेकंड प्रिंस मेरे झांसे में ऐसे नहीं है तो उनके साथ नाइट स्पेंड करूंगी, लोगों के सामने कहूंगी, तो भले ही मैं कॉन्कुबाइन बन जाऊंगी लेकिन यहाँ से तो चली जाऊंगी ना। इधर दवा मिलाने चलती है तो क्या होता है ना, जो ड्रग वाली दवा होती है और जो झाओझाओ की पिल होती है ना, एक ही बोतल में मिल जाती है और वो बोतल पूरी सेकंड प्रिंस वहां पर पी लेते हैं। इधर झाओझाओ अपनी काबिलियत दिखाती है क्योंकि हर कोई उससे शादी करना चाहता था लेकिन वो भी शादी नहीं करना चाहती थी। नशा बहुत ही ज्यादा सेकंड प्रिंस पर चढ़ने लगता है तो उसे ले जाया जाता है। युटोंग रूम में लेकर जाती है अपनी दासी से, कहती है जाओ यहाँ से। इधर हम देखते हैं कि सेकंड प्रिंस पागल हो जाते हैं, वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगते हैं क्योंकि उसके अंदर मोमो दिखने लगती है। कहता मोमो आ जाओ, इतना नखरे मत दिखाओ। दासी भाग कर जाती है, कहती है सेकंड प्रिंस पागल हो गए हैं और युटोंग के साथ बदसलूकी कर रहे हैं। तो थर्ड प्रिंस उठते हैं और मुरोंग फई को लेकर जा रहे थे तो मुरोंग फई कहते हैं और तेज चलो और तेज चलो। उसे अंदर लेकर जाते हैं तो देखते हैं सच में वो जबरदस्ती कर रहे थे, जाती है मार के गिरा देती है। युटोंग कहती है कि सेकंड प्रिंस पागल हो गए हैं, इन्हें मेरे अंदर जो है टैंग मोमो दिखाई दे रही थी, सच में इन्होंने सिस्टर के साथ बदसलूकी की है। अब यहाँ पर सबके सामने सच आ गया था कि वो सेकंड प्रिंस ही है जो है उसकी बहन के साथ बदतमीजी की और उसे मौत के घाट उतार दिया। चेक किया जाता है तो पता चलता है ना कि वो हर रोज 3-4 लड़कियों के साथ तो अपना टाइम बिताते ही थे लेकिन उन्हें मोमो से कुछ ज्यादा ही खास लगा हो गया था। उसे एक पिल खिला देती है कि इसे मरना पड़ेगा, ये इसी लायक है मैजेस्टी का, क्योंकि वो फेवरेट बेटा होता है। तो मैजेस्टी कहते हैं इसे बचाओ, कैसे भी बचाओ। तो क्या करती है ना, सेविंग पिल दे देती है कि ये जिंदा तो रहेगा लेकिन मरे के समान रहेगा। मैजेस्टी कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे मारने की? कहती है कि मैजेस्टी आपके बेटे ने मेरी बहन को मार डाला, मेरी बहन जो है थर्ड प्रिंसेस से कुछ ज्यादा ही पास में आ गई थी, ये बात आपके बेटे को बर्दाश्त नहीं हुई, अंदर ही अंदर जलने लगा। मेरी बहन ने जब कहा कि मेरा तुमसे कोई लगाव नहीं है तो उसने जबरदस्ती नाइट स्पेन की, जब वो प्रेग्नेंट हुई तो उसे मरना पड़ा। युटोंग जो है झाओझाओ से कह रही थी कि प्लीज ये बात किसी को सामने मत आने देना कि मैंने ना इसे
इसे ड्रग दिया था। कहती है ठीक है तुम मेरा साथ दो। अब वहाँ पर दोनों बहनें ना मिलकर साथ देती हैं। मैजेस्टी कहते हैं कुछ भी हो लेकिन तुम्हें मेरे बेटे को बचाना पड़ेगा। लेकिन वो कहती है मैं नहीं बचाऊंगी। इस पर मैजेस्टी कहते हैं ठीक है तुम्हें 50 कोड़े मारे जाते हैं, जाओ 50 कोड़े मार खा लो। बाहर जाती है, 50 कोड़े पड़ने ही वाले होते तब तक मेरी कल डॉक्टर आ जाते। कहती है अंकल आप आ गए। स्टूडेंट अपनी डिसिप्लिन के लिए तो आना ही था। में सारी बातें और डॉक्टर को बता दो। कहते ठीक है मैं तुम्हारे बेटे को बचा सकता हूँ। जाते हैं उसे बचा लेते हैं लेकिन कहते हैं पूरी तरीके से ठीक नहीं होंगे, ये पागल ही रहेंगे। वहां पर सेकंड प्रिंस उठते और मैजेस्टी को ही नीचे गिरा देते। तो कहते हैं कि तुम तो मरोगे नहीं, मैं हमेशा से ही मैजेस्टी बनना चाहता था लेकिन मैं हर रोज सोचता था कि तुम कैसे मरोगे लेकिन तुम मर ही नहीं रहे हो अभी। तो कहते हैं यंग हो, इतना अच्छा खान पान है तुम्हारा कि तुम मरोगे ही नहीं, मैं जरूर बुढ़ा हो जाऊंगा। मुझे ना मैजेस्टी बनना है इसलिए मैं तुम्हें मार डालूंगा। और रही टैंग मोमो की बात, वो मुझे धोखा देने चली थी, उसे तो मरना ही था, वो यही डिजर्व करती थी। तो सारा सच सामने आ जाता है। मैजेस्टी कहते हैं कि तुम भला ऐसे कैसे कर सकते हो। अब यहाँ पर हमेशा के लिए सेकंड प्रिंस को रूम में बंद कर दिया जाता है। वो पागलों की तरह अंदर चिल्लाया करता है, हंसा करता है। झाओ झाओ कहती है इसके लिए इससे अच्छी सजा कोई नहीं हो सकती कि हर रोज ये एक मौत मरेगा। अब सारा मामला सॉल्व हो गया था तो झाओ झाओ ना वर्ल्ड टूर करना चाहती थी। उसकी मदर कहती है मत जाओ, छोड़कर तुम किसी से शादी कर लो। कहती है मैं किसी बंधन में नहीं बनना चाहती कि एक पर्सन के चार चार पांच पांच वाइफ हो। तब पीछे से मैजेस्टी आ जाते हैं। कहते मैं कोई भी शादी नहीं करूंगा, तुम मेरी इकलौती वाइफ रहोगी। कहती नहीं मुझे फ्रीडम चाहिए। कहते ठीक है मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। कहती है सच में। वो चली जाती है और 5 साल बाद वापस आती है। वहां पर पुरोंग फाई अभी भी उसका वैसे ही इंतजार कर रहा होता है। कहते तुम आ गई। कहती हाँ मैं आ गई, और दोनों साथ में आ जाते हैं। इसी के साथ इस ड्रामा की एंडिंग होती है। तो आप लोग का ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।